हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू सेशन, वेलकम टू फिलर फॉर्म। मैं अतुल कुमार आप सबका आज के सेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गुड मॉर्निंग साक्षी, राधे राधे गुड्डू जी, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई कैसी चल रही है? गुड मॉर्निंग जोया, पढ़ाई कैसे चल रही है ये बताइए पहले। अगर पढ़ाई सही चल रही हो तो अच्छा है ना। गुड मॉर्निंग कोमल, आई एम फाइन जोया। ओके वेरी गुड। चलिए तो आज की क्लास में हम लोगों को क्या पढ़ना है सबसे पहले ये बताइए। सर सही चल रही है सही चलनी भी चाहिए। ओके साक्षी, राधे राधे करिश्मा। चलिए तो सेशन को स्टार्ट किया जाए कि 2 मिनट वेट किया जाए? यस यस वेरी गुड कोमल। तो आज हमको जीएसएमएल के बारे में पढ़ना है ना। स्टार्टिंग से पढ़ेंगे जीएसएमएल को। कल थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी तो इस वजह से क्लास बीच में ही बंद हो गया था। ओके ओके वेरी गुड साक्षी। तो कल के सेशन में किसी को अगर कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो बताइएगा बैंथम के बारे में, है ना। और एक बार क्लियर कर दीजिएगा, वॉइस वीडियो पीपीटी यहाँ क्लियर है कि नहीं? वॉइस वीडियो एंड पीपीटी। ओके 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 थैंक यू। चलिए चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा कुछ क्वेश्चन पूछ लिए जाए है ना आपसे, बहुत दिन से पूछा भी नहीं। बेंथम ने सुखों को किस प्रकार माना? सुख को मतलब सुख का एक गुण होता है, वो कैसा माना, है ना। बेंथम का राज्य कल्याणकारी, हाँ साक्षी, राज्य कल्याणकारी था लेकिन संपूर्ण रूप से कल्याणकारी नहीं था। ओके, ये चीज याद रखिएगा। चलिए तो बताइएगा, बेंथम का जो सुख का कॉन्सेप्ट है हैप्पीनेस का, तो वो कैसा है? और जो सुख को मापने वाला यंत्र है उसे वो क्या कहते हैं? मापन यंत्र को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन हो गया आपके पास। यस, पुष्पन खेलना है लेकिन है कैसा? सुख क्वांटिटी, ओके क्वांटिटेटिव है, ओके मात्रात्मक है, याद रखिएगा। मात्रात्मक मतलब सुख मात्रा में अधिक होने चाहिए। ओके, क्वांटिटेटिव। ओके वेरी गुड कोमल, वेरी गुड साक्षी। और सुख को मापने वाला यंत्र को क्या कहा? ओके वेरी गुड करिश्मा। यंत्र का नाम और कितने टाइप से सुखों को माप सकते हैं? तो 7 प्रकार है, उनके प्रकार आप याद रखिएगा। ओके, अधिकतम व्यक्ति का अधिकतम सुख, ओके साक्षी। फेलिसिफिक कैलकुलेशन, ओके वेरी गुड साक्षी। सुखवादी आकलन, ओके ओके 7 टाइप है, ओके वेरी गुड। गुड मॉर्निंग पंकज। चलिए तो यहाँ तक देखिए, बार बार रिवीजन करते रहिएगा, है ना। मुझे जब टाइम मिलेगा मैं तो करवाऊंगा ही, लेकिन पहले सिलेबस हम लोगों को करना है कंप्लीट। ओके चलिए तो आज हम लोग चलते हैं जेएस मिल के बारे में। बेंथम के बारे में हम लोगों ने यहाँ पढ़ ही लिया था। बेंथम की बुक इम्पोर्टेंट है सुख के लिए, है ना। 7 प्रकार के उन्होंने ये बताए हैं, है ना। यूनिट्स, उपयोगितावादी राज्य कैसा है, अधिकार क्या है, संप्रभुता के बारे में भी उन्होंने बात की है कि वो कानूनों को मानते हैं, राइट। ये चीज याद रखिए। कल्याणकारी राज्य, अहस्तक्षेप राज्य का समर्थन किया है, लेकिन राज्य उनका पूर्ण रूप से कल्याणकारी नहीं है, आंशिक रूप से अधूरी कल्याणकारी व्यवस्था है।
ओके, शासन प्रणाली के बारे में वो बात करते हैं, एक समाज सुधारक भी है, जेल सुधार एवं शिक्षा सुधार में भी उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है कि भाई व्यक्ति को उतना ही दंड दिया जाए जितने में वो अपने पाप का प्रायश्चित कर सकें। ओके, और कई थिंकरों से भी प्रभावित है, इन सब चीजों को आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं जेएस मिल की ओर। जेएस मिल भी अंतिम उपयोगितावादी विचारक रहे। ओके, और ये नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते थे, लेकिन अंत में जाकर ये अपना रास्ता ही भटक जाते हैं और सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर चले जाते हैं, है ना, पॉजिटिव लिबर्टी की ओर। तो जो हमने आपको पुल वाला एग्जाम्पल दिया था उसी के अनुसार चले तो देख लेते हैं। जॉन लॉक के बारे में ये चीजें हम लोग सब देख चुके थे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, दार्शनिक थे, इतिहासकार थे। वह ना तो कोई भी स्कूल गए थे ना किसी विश्वविद्यालय में, क्योंकि उनकी पूरी शिक्षा उनके पिता जेम्स मिल और उनके दोस्त जर्मी बेंथम द्वारा हुई। एक चीज याद रखिएगा, यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि ऐसा कौन सा थिंकर है जो अपने जीवन काल में कहीं भी नहीं, ना स्कूल गया, ना विद्यालय गया, है ना विश्वविद्यालय गया, ना कहीं उसकी शिक्षा का पूरा जो मैं वो चला पैटर्न, तो वो जो रहा बेंथम से उसने सीखा और अपने दोस्तों से और अपने पिता से। ठीक है, बेंथम का उस पर बहुत प्रभाव पड़ा है, बेंथम के बारे में भी। इसीलिए बेंथम के सुख जो थे मात्रात्मक थे और अंत में जाकर जेएस मिल के सुख कैसे हुए, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। गुणात्मक का मतलब ये होता है आपको अधिक देर तक, मतलब एक जीवन काल तक। गुड मॉर्निंग चिंकी। तो गुणात्मक का मतलब ये होता है, जैसे आप मान के चलिए किसी गरीब की आप मदद कर दें तो आपको एक अंदर से अनुभव होता है, एक अंदर से सुख होता है, मिलता है। जैसे मान के चलिए आपका जेआरएफ हो जाए तो आपको एक अंदर से खुशी प्राप्त होगी, है ना, ये चीज रखिए। और बाहरी जो मात्रा में होता है, जैसे आपके पास 4 व्हीलर हो गई, मोबाइल होगा, ये सब मात्रा में सुख है, कुछ क्षण की सुख रहेगा। ओके, ये क्लियर है। चलिए आगे आते हैं हम लोग। इनकी कुछ बुक इंपोर्टेंट है तो इनको याद रखिएगा। ये बुक बहुत यहाँ कंफ्यूज करेगी, आप समझेंगे कि बेंथम उपयोगितावादी थिंकर है तो यूटिलिटेरियनिज्म जो बुक है वो बेंथम की होगी, लेकिन बेंथम की नहीं, वो जेएस मिल की है। जैसे चलिए आंसर दीजिए, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट सामाजिक अनुबंध जो पुस्तक है वो किस थिंकर की है? और कोमल ने आंसर दिया, और कोई? ओके वेरी गुड, रूसो की बुक है। ओके, रूसो हॉब्स नहीं, करिश्मा, ओनली रूसो, जे रूसो, जीन जैक्स रूसो। ओके, पूरा नाम उनका जे रूसो है। चलिए इंडिविजुअल लिबर्टी के वो बारे में बात करते हैं, स्वतंत्रता के बारे में बात करते हैं कि व्यक्ति को एक स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। नकारात्मक स्वतंत्रता का बात करते हैं कि व्यक्ति अपने अनुसार अपने कामों पर चलेगा, लेकिन वो कहते हैं कभी कभी कुछ चीजें, कुछ अधिकारों के बारे में अन्य लोग भी हमसे अधिक जानते हैं। बेंथम ने क्या कहा था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, लेकिन यहाँ रूसो जो विचार अभिव्यक्ति एवं कार्य की स्वतंत्रता, एसोसिएशन की स्वतंत्रता, कार्य करने की और कार्रवाई एक्शन एवं वर्क की जो लिबर्टी देते हैं, तो उसमें वो कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति को हम अकेला छोड़ तो देते हैं, लेकिन दूसरे के हित के बारे में कभी कभी हम अच्छे से जानते हैं, तो हम कहेंगे कि वो इस साइड चला जाए। जैसे मान के चलिएगा आपके हित के बारे में आपके पिताजी आपकी फैमिली के मेंबर जानते होंगे जो बड़े होंगे, राइट, उनको पता होगा कि आपका सुख और आपके लिए स्वतंत्रता क्या है आगे जाकर, तो वो आपके लिए पढ़ाई के लिए फोर्स करेंगे, राइट, है ना। तो और आप कहेंगे कि हमारा स्वतंत्रता क्या है कि हमारी खेलने में, तो हम खेले नहीं, तो आपकी स्वतंत्रता कभी कभी आपसे, आपकी जगह आपकी स्वतंत्रता को आपसे अच्छे तरीके से आपके माता पिता जानते हैं। इसीलिए वो कहते हैं कि जो स्वतंत्रता है वो हो सकता है कभी कभी हमारी स्वतंत्रता के बारे में राजा या अन्य लोग हमसे अच्छे से जानते हो, इसीलिए वो देते हैं पुल का एग्जाम्पल। ओके, जिसमें पुल का एग्जाम्पल हम आगे आपको दिखाएंगे, उसे हम समझेंगे। ओके, स्वतंत्रता के पक्ष में कोई सत्य ज्ञान का पूर्ण दावा नहीं कर सकता, अतः विचार और विमर्श से ही सत्य का ज्ञान होता है। एक व्यक्ति यदि समूची सभ्यता के खिलाफ बोले तो उसे चुप नहीं कराया जा सकता है। और बेंथम में क्या था ये चीज जान लीजिएगा। रूसो हॉब्स लॉक तीनों है सर, ये बोल रहे हैं, ठीक, यस यस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट से हॉब्स लॉक रूसो है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है वो रूसो की है। ओके, चलिए
स्वतंत्रता के पक्ष में इन्होंने तर्क दिया है कि जैसे बेंथम ने क्या कहा था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख, जिसमें क्या होगा कि जो छोटे व्यक्ति हैं, मतलब निम्न स्तर के जो व्यक्ति बचे जिन्होंने अपनी स्वतंत्रता की इच्छा प्रकट नहीं कर पाई है, तो उनको हम कैसे स्वतंत्रता देंगे। जेएस मिल का ये कॉन्सेप्ट था कि जेएस मिल ने उन लोगों पर ध्यान दिया जो समाज में अधिकतम व्यक्तियों के सुख में रहकर भी जो नीचे छूट गए थे लोग। मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कल, है ना। तो जो लोग छूट गए थे उनके बारे में जेएस मिल कहते हैं कि हमें उनको चुप नहीं कराया जा सकता है, उनकी भी हमें अभिव्यक्ति एवं उनके विचार भी जानना पड़ेगा। हो सकता है अधिकतम लोगों के विचारों में मैंने एक ब्रॉड मतलब जो अधिकतम जनसंख्या उसके विचारों को हम लोग देखेंगे, हो सकता है, और छोटे जो कम अल्पसंख्यक वर्ग उनकी इच्छा में अगर उनके विचार और अच्छे हुए तो हम उनको मानेंगे। ओके, तो जेएस मिल ने जो स्वतंत्रता की बात की, काम की, विचार की, भाषण की, अभिव्यक्ति की, शिक्षा की, ये सारी स्वतंत्रताओं की बात की है जेएस मिल ने। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है, स्वतंत्रता के पक्ष में क्या तर्क दिया और क्यों दिया। ओके, ये चीज और समझ लीजिएगा कि जब हमने आपको बताया था एक व्यक्ति वही सही हो सकता है। यस, जैसे मान लीजिएगा पार्लियामेंट में पक्ष और विपक्ष होते हैं, बीजेपी और कांग्रेस है, ठीक है, ओके, मान लीजिएगा। अब बीजेपी के जितने भी सदस्य होंगे वो सब अपने स्वार्थ के अनुसार अपने कानून बना रहे होंगे, है ना, राइट। वो देख रहे होंगे, फिलहाल वो जनता की भलाई तो सोच रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कोई भी व्यक्ति है जब वो किसी की मदद करता है तो कहीं ना कहीं अपना कुछ देखता है। अगर आपका मित्र भी आपकी मदद कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो अपना देख रहा होगा, प्रेजेंट में या भविष्य में वो देख रहा होगा कि हमें आपसे मदद मिलेगी। ओके, तो जो कानून बनते हैं, कानूनों में क्या हुआ, यहाँ जो मेजोरिटी में गवर्नमेंट थी, जिसकी सत्ता थी, उसने कानून बनाया। अब इनके जो जैसे कांग्रेस है, ठीक है, कांग्रेस तो विरोध कर रही, जैसे जीएसटी आया था तो कांग्रेस ने विरोध किया था, और जब कांग्रेस लाई थी तब बीजेपी ने विरोध किया था। तो ये चीज यहाँ क्या है कि ये लोग मान के चलिए कोई विचार विमर्श ना करें, तो ये लोग जो कानून बनाएंगे हो सकता है इनके स्वार्थ में और वो अप्लाई कर दें और वो अपना स्वार्थ सिद्ध करके अपना प्रॉफिट कमाए। लेकिन विपक्ष का अर्थ क्या है कि विपक्ष भी तर्क वितर्क करके एक सच्चाई की ओर जाएगा जिसमें सर्वहित की बात की जाए। ओके, अगर मान के चलिए विपक्ष भी विरोध कर रहा है तो कहीं ना कहीं क्यों विरोध कर रहा है, क्योंकि हो सकता है वो भी कुछ और अच्छे पॉजिटिव पॉइंट जोड़ दे उसमें, है ना। इसीलिए वो कहते हैं जीएस में कि हमें जो अल्पसंख्यक हैं या माइनॉरिटीज हैं तो हमें उनके बारे में क्या नहीं करना चाहिए, चुप नहीं कराना चाहिए। इसीलिए एक संसद या पार्लियामेंट में विपक्ष को बहुत तवज्जो दिया जाता है, क्योंकि एक तर्क वितर्क होगा तो एक ऊंचाई पर छुएंगे और वो अच्छा एक डिसीजन लिया जा सकता है। ओके, क्लियर। लेकिन उन्होंने स्वतंत्रता पर प्रतिबंध कब लगाए, जब कोई भी व्यक्ति तर्क कब नहीं कर सकता है, और उसे चुप जब कराया जा सकता है जब वो सिपाही या कार पर तैनाती हो। इसलिए गवर्नमेंट मिलिट्री कभी भी सरकार की बुराई नहीं करती है। ओके, और बाह्य आक्रमण जब होते हैं तो गवर्नमेंट के खिलाफ आप नहीं जा सकते। ओके, क्लियर है यहाँ तक। चलिए एक बार थम्स अप दीजिए, और ये क्लास हो सकता है हम लोग आज 30 मिनट तक ही करेंगे। ओके, क्योंकि टॉपिक खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ओके, कल फिर मिलेंगे। चलिए यहाँ तक क्लियर है, एक बार थम्स अप दीजिए और फिर आगे बढ़ेंगे। ओके, वेरी गुड करिश्मा, वेरी गुड। अगला आता है स्वतंत्रता का महत्व क्यों है। व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए स्वतंत्रता आवश्यक है। ओके, क्योंकि ये हम बोर्ड से लिया है, व्यक्ति की व्यक्तित्व, आप अगर अपना विकास करेंगे तो आपको स्वतंत्रता, आपको चांस दिए जाएंगे तभी आप अपना विकास कर पाएंगे। जैसे मान लीजिएगा आज आपको जेआरएफ के लिए आपके यहाँ से स्वतंत्रता मिली है कि आप अपना देखिएगा और अपना महत्व जानिएगा कि आपका महत्व क्या है और आपको है डिसीजन के नहीं, आप अपने अपने व्यक्तित्व का विकास कीजिए। ओके, कार्य की स्वतंत्रता मिलने व्यक्ति के कार्य का स्वपरक एवं अन्य परक दो कार्यों में विभाजित किया। स्वपरक मतलब होता है स्वयं, स्वयं परक, इन पर कोई प्रतिबंध। स्वपरक मीन्स होता है एक सेल्फ इंटरेस्ट जो आप स्वयं के लिए करते हैं और जिन कार्यों से स्वयं पर आपके जीवन पर प्रभाव पड़ता है उन कार्यों पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा। ओके, याद रखिएगा, वो कार्य जिनसे आपके जीवन पर स्वयं आपका जीवन प्रभावित होता है ना, इम्पैक्ट पड़ते हैं, तो उन कार्यों पर किसी प्रकार का प्रबंध नहीं किया जाएगा। और जो अन्य परक कार्य हैं, अदर इंटरेस्ट, और उन कार्यों को जिनको आपके करने से किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता या समानता को हानि होती है, उन कार्यों पर प्रतिबंध राज्य लगा सकता है। ओके,
तो याद रखिएगा कार्य की स्वतंत्रता में उन्होंने कितने प्रकार के कार्य बताए, 2 प्रकार के, स्वपरक, अन्यपरक, सेल्फ इंटरेस्ट एंड अदर इंटरेस्ट। ओके, कल के HW पर जो दिया था, क्या दिया था, अराजकतावादी क्या होता है, मैंने अमूलवादी बताया था, उसे करिएगा, है ना। उसके बारे में हम लोग कल करेंगे चर्चा, क्योंकि आज मेरे पास टाइम नहीं हो सकता है क्लास 30 ही मिनट की। चलिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का विचार उन्होंने कहाँ से आया और क्यों आया, क्योंकि वो कहते हैं कभी कभी क्या होता है कि एक स्वतंत्रता के बारे में हमसे ज़्यादा हमारे पूर्वज या मान लीजिए हमारा उच्च अधिकारी जानता हो, जैसे आपके पिताजी जानते हैं कि आपकी स्वतंत्रता किस में है ना। आप जानते हैं कि हमारी स्वतंत्रता क्रिकेट खेलने में, हमें पिताजी क्रिकेट खेलने दिए जाए, और पता है कि आपकी 12th है और आपके एग्जाम है और आपके पिताजी कह रहे हैं बेटा पढ़ लो, है ना, उसी में आपकी भलाई है। ऐसी प्रकार मिल ने एक एग्जाम्पल दिया, मिल ने एग्जाम्पल किया दिया कि अपनी इच्छा अनुसार कार्य करना स्वतंत्रता है ना। उन्होंने कहा लेकिन कभी कभी आपकी इच्छा स्वतंत्रता नहीं रहती। कैसे नहीं रहती? मिल के अनुसार तो यही है कि अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना स्वतंत्रता है। हमारी इच्छा है कि हम कुएं में जाएं और वहां से नहा धो के निकले, ठीक है। तो आप ये बताइए, जब आप कुएं में जाएंगे तो वहां से निकलेंगे कैसे? भाई नदी में, तालाब में ये तो मान सकते हैं, लेकिन कुएं में जाएंगे तो आप मरेंगे। तो इसीलिए राज्य प्रतिबंध क्या लगा देगा कि कुएं में नहाना मना हो, राइट। तो इसी प्रकार मिल का एक उदाहरण है, बहुत अच्छा दिया है उन्होंने, कि पुल का उदाहरण देते हुए कहा यदि पुल टूटा हुआ है तो अन्य व्यक्ति हमें पुल पर जाने से रोक सकते हैं। क्यों रोक सकते हैं? जैसे मान के चलिएगा ये पुल है, राइट, यहाँ आप खड़े, यहाँ आपको सही दिख रहा है, लेकिन आगे यहाँ टूटा हुआ है। किसी अन्य व्यक्ति को पता चला, यहाँ से मान के चलिए दिख गया, तो उसने कहा ये पुल टूटा, और इसने यहाँ राजा को सूचना दे दी या किसी व्यक्ति को दे दी, और ये यहाँ खड़ा है और आप यहाँ जा रहे हैं पुल पर, ठीक है। तो इस व्यक्ति ने कहा कि भाई रुक जाओ, ये पुल टूटा हुआ है, और आप कह रहे हैं नहीं मैं नहीं रुकूंगा, मैं चला जाऊंगा ना। तो आपकी इस स्वतंत्रता पर थोड़ी प्रतिबंध लगा दिए जाएंगे। क्यों लगा दिए जाएंगे? क्योंकि आगे आपका डर है, आपकी मौत भी हो सकती है, आप गिर भी सकते हैं। तो यही कौन सी स्वतंत्रता है? सकारात्मक, कि आपने या राज्य ने एक व्यक्ति की भलाई के लिए काम किया है ना, कि वो व्यक्ति से ज्यादा जानता था, इसलिए उसने रोका कि पुल टूटा है, और व्यक्ति नहीं जानता था, व्यक्ति अपनी कार्य की इच्छा, अपनी इच्छा अनुसार कार्य कर रहा था कि मुझे आगे जाना है, मुझे पुल पार करना है। ओके, क्लियर? यहाँ बताइए जल्दी से। टूटा हुआ पुल का उदाहरण बेंथम ने भी दिया है ना? नहीं गुड्डू, ओनली मिल ने दिया है। ओके, बेंथम तो कहते हैं भाई सुख मात्रात्मक है, कितना भी इकट्ठा कीजिए। सीधी सी बात, बेंथम का कॉन्सेप्ट है अधिकतम लोग अधिकतम सुख। ओके, चाहे फिर अधिकतम लोग कहीं भी जाएं, चोरी करें तो अधिकतम लोगों को सुख मिल रहा है, वो चोरी कर सकते हैं। यस साक्षी, वेरी गुड। जब किसी व्यक्ति की हानि हो रही है तो राज्य उस पर प्रतिबंध लगा सकता है। ओके, चल, लेकिन मिल को याद रखेंगे, मिल जो है वो नेगेटिव लिबर्टी से बिलोंग करते हैं। उन्होंने अनजाने में वो सकारात्मक स्वतंत्रता की ओर बढ़ गए, पॉजिटिव लिबर्टी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने समान स्वतंत्रता की बात की है। महिलाओं के लिए समान स्वतंत्रता क्या है उसके बारे में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। चल, महिलाओं को उन्होंने स्वतंत्रता का अधिकार तो दिया है, महिलाओं की अधीनता। वो कहते हैं कि महिलाओं को अधीन इसलिए रखा गया क्योंकि लोग पहले प्राचीन काल में क्या समझते थे कि हमारे काम कौन करेगा, हमारा गुलाम कौन रहेगा एक घर में, है ना। तो इसलिए महिलाओं को दबाया गया, और प्राचीन काल में सोशल कॉन्टैक्ट में भी क्या नहीं हुआ, महिलाओं को नहीं लिया गया था। याद रखिएगा, लॉक का, रूसो का और हॉब्स का जितने भी सोशल कॉन्टैक्ट हुए उसमें महिलाओं की बात नहीं की गई थी, ये मैंने आपको बताया है। तो इसे पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, जो सोशल कॉन्टैक्ट हुए हैं उसमें महिलाओं की बात नहीं की गई। ओके, तो स्वतंत्रता मानव प्रकृति की पहली और सबसे मजबूत है। वो मानव ब्रॉड कॉन्सेप्ट होता है जिसमें महिला पुरुष दोनों होते हैं। ओके, और महिला पुरुष अलग अलग होता है, जिसमें पुरुष की जगह मेल आएंगे और फीमेल की जगह फीमेल ही आएंगे। ओके, तो उन्होंने कहा मानव प्रकृति की पहली जो सबसे आवश्यक चीज है वो स्वतंत्रता है। ओके, और इसमें किसी को नहीं, मतलब स्वतंत्रता सभी को दी जाएगी। ओके, तो उनके विचार में महिलाओं की अधीनता पर कानूनी अधिकार, अंग्रेजी विवाह अनुबंध, मतलब वही है कि जो भी
पहले विवाह होते थे वो अनुबंधिक कॉन्ट्रैक्ट हो जाते थे कि विवाह में क्या होगा कि आप हमारे नीचे दास रहेंगे, महिलाओं को ये रखा जाता है। ठीक, तो वैवाहिक बलात्कार भी होते थे, सब कुछ होता था, बहुत कुछ हुआ है महिलाओं के साथ। इसीलिए तो आज के टाइम में नारीवादी विचारधारा उपज गई है। तो उसके बारे में जब हम लोग की कॉन्सेप्ट में पढ़ेंगे और विचारधारा आइडियोलॉजी में भी पढ़ेंगे तो उसे हम लोग समझेंगे अच्छे से। ओके, चलिए। आधुनिक युग में स्वतंत्रता और समानता जैसे सिद्धांतों के साथ लोगों ने गुलामी जैसी प्रथाओं से परहेज करने के लिए महिलाओं के अधिकारों से इनकार कर दिया। मतलब पहले लोगों के भाई सारे काम हो रहे थे और स्वतंत्र समानता अगर आधुनिक काल में महिलाओं को दी जाती तो घरों में पुरुषों का वर्चस्व कैसे रहता और पुरुषों के लिए काम कौन करता, कोई नहीं, राइट। तो इसीलिए महिलाओं को नहीं लिया गया था। मिल के अनुसार सभी पुरुषों और महिलाओं की अधिकता में नहीं, आधुनिक उदारवादियों विचारकों के अनुसार सभी पुरुषों की महिलाओं की अधिकता में रुचि थी कि वो हमारे नीचे ही रहें और हमारे काम करें। ओके, मिल ने दावा किया कि महिलाओं को इस तरह से पाला गया है कि वे दूसरों के नियंत्रण में झुकना उनका आदर्श है। अगर देखा जाए प्रेजेंट टाइम में अभी महिलाओं को बताते हैं मिल कि ऐसे में रखा गया है, ऐसे हाल में रखा गया है, उनको ऐसे ढाल दिया गया है कि उन्हें सब ये लगे कि हमारे जो पति परमेश्वर है वही सब कुछ है ना, तो हमारे लिए पुरुष ही सब कुछ है, राइट। तो ये था प्राचीन काल में, लेकिन आज प्रेजेंट टाइम पे अब ये चीजें कम होती जा रही हैं। जब हम लोग नारीवादी विचारधारा पढ़ेंगे तो ये चीजें और समझ में आएंगी। आज के टाइम में एक महिला को भाई एक परिवार का सदस्य माना जाता है, मुखिया भी माना जाता है। ओके, तो पहले के टाइम में क्या हुआ कि महिलाओं को आदर्श या महिलाओं को चरित्र अच्छा तभी माना जाता था जब वो पुरुषों के आगे झुकती थी। ओके, चल मतलब उनका दास बनी रहती थी। अब वो कहते हैं, मिल कहते हैं कि महिलाओं को हमें स्वतंत्रता क्यों देनी चाहिए और इसके क्या फायदे हैं। इसके 4 फायदे हैं। पहला तो ये जान लीजिएगा कि महिलाओं को हम स्वतंत्रता देंगे तो पुरुष पहले परिवार में एक पुरुष सोचता था, अब क्या होगा महिला भी सोचेगी। जब 2 मस्तिष्क हो जाएंगे सोचने वाले तो अच्छे से अच्छे विचार आएंगे, राइट। और महिला एक प्रेम में होती है, मतलब एक प्रेम होता है, प्यार होता है जो बच्चों के प्रति होता है, समाज के प्रति होता है। तो महिला एक कैसे सोचेगी, एक कठोर नहीं, एक सॉफ्टनेस तरीके से सोचेगी, एक प्रेम के भाव से सोचेगी। ओके, याद रखिएगा। सबसे पहले परिवार की निरंकुश संरचनाएं समाप्त हो जाएंगी, मतलब पुरुष का वर्चस्व नहीं रहेगा। लोकतांत्रिक राजनीति के लिए विरोधी है क्योंकि उन्हें स्वतंत्र नागरिकों की आवश्यकता है। ये लोकतंत्र के लिए भी आवश्यक है क्योंकि जब महिलाएं लोकतंत्र में आएंगी तो वो अन्य महिलाओं के लिए भी सोचेंगी। और ये बेंथम का ये चीज याद रखिएगा, बेंथम का अधिकतम का कॉन्सेप्ट में महिलाएं नहीं थी। इसमें महिलाएं जब आ जाएंगी तो महिलाएं अधिकतम वाला कॉन्सेप्ट भी अप्लाई करेंगी ना, तो उसमें क्या होगा, वो सबके बारे में सोचेंगी। कैसे, क्योंकि एक माँ, एक बहन और एक दादी, तो वो अपने परिवार के बारे में सोचती है। बहन अपने भाई के बारे में सोचेगी, एक माँ अपने बच्चों के बारे में सोचेगी। तो जितनी भी महिलाएं आएंगी वो सबके बच्चों के बारे में सोचेगी। एक माँ किसी अन्य बच्चे को बच्चे की ही भावना से देखती है। ओके, इसीलिए एक लोकतंत्र तरीका आ जाएगा और स्वतंत्र रहेंगे सभी नागरिक। और उस मिल के अनुसार जब महिलाओं को स्वतंत्रता दे दी जाएगी सबके बारे में तो तब समाज और अच्छा होगा। ओके, अगला पॉइंट है दूसरा, मानसिक संकायों के द्रव्यमानों को दोगुना कर देगा। पहले हमारे परिवार में सिर्फ पुरुष ही सोच रहा था, अब महिलाएं जब सोचेंगी तब क्या होगा, एक अच्छे से अच्छे विचार आएंगे और हम सभी लोग अच्छे से सोच रहे हैं, राइट। क्लियर दोनों पॉइंट, यहां बताइए दोनों पॉइंट क्लियर है। एक बार थम्स अप दीजिए, आगे बढ़ते हैं। गुड्डू, साक्षी, पूजा, जोया, सर महिलाएं अच्छा सोच सकती हैं मिल के अनुसार। यस भाई, यही तो बता रहे हैं। महिलाएं मतलब जब समानता स्वतंत्रता दे देंगे तो मिल के अनुसार क्या होगा कि महिलाएं अच्छा सोच सकती हैं। महिला पुरुष की अपेक्षा नहीं, मतलब दोनों लोग जब, जैसे मान के चलिएगा आप कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, और हो सकता है उसी काम को दूसरा और कराने लगे। जब दोनों लोग काम करा लेंगे जल्दी खत्म हो जाएगा और काम अच्छे से होगा। ओके, इसीलिए जब महिलाओं को स्वतंत्रता मिल जाएगी तो महिलाएं एक परिवार में, जब पुरुष भी सोच रहा है महिलाएं भी सोच रही हैं, जब तर्क वितर्क और विचार होंगे, विचार विमर्श होगा, तब आइडिया जल्दी आएंगे और सफल होंगे, समस्याओं का समाधान जल्दी होगा। ओके, चलिए वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट, महिलाओं को प्रदान की जाने वाली समानता निश्चित रूप से मानव जाति का बेहतर प्रभाव होगा। बेहतर प्रभाव मतलब अच्छे से विकास होगा फिर। ओके, चौथा, यह सबसे बड़ी संख्या की सबसे बड़ी खुशी की उपयोगिता मानदंडों को पूरा करेगा, जो हमने आपको अभी बताया था। ये चौथा है। ये चारों आप लोग याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा अपनी भाषा में जो भी आपको समझ में आई हो, है ना।
क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये कहते हैं यहाँ एक बार और समझ लीजिएगा, बेंथम का जो विचार था कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख। अब अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख में क्या आ गई, महिला भी आ गई। जब महिलाएं आ जाएंगी तो वो अपनी फैमिली और बच्चों के बारे में भी सोचेंगी, प्रेम भाव के रूप में सोचेंगी, तो तब क्या होगा, अधिकतम सुख होगा और सभी समाज सुख होगा। ओके, चल मिल के स्वतंत्रता के विचार की आलोचना भी की गई। क्यों की गई ये भी समझ लीजिए विचारकों द्वारा। जैसे बारकर ने, ये बारकर है, ओके, मिल की स्वतंत्रता खोखली एवं उसका व्यक्तिवाद अमूर्त है, क्योंकि वह स्वतंत्रता प्राप्त करने हेतु उपायों को नहीं बताता है, अधिकारों की कोई व्यवस्था नहीं करता। एक चीज याद रखिएगा, जब हम मार्क्स को भी पढ़ेंगे, मार्क्स भी बहुत अच्छा है, बेंथम के विचार में महिलाएं शामिल नहीं थी। यस, क्योंकि उन्होंने महिलाओं को कोई किसी प्रकार का अधिकार नहीं दिया था। मतदान का अधिकार सिर्फ पुरुषों को था, वयस्क मताधिकार को, और जो शिक्षित थे उनको दिया था। लेकिन यहाँ चीज याद रखिएगा, मिल ने मताधिकार तो दिया था, सभी को दिया था, महिलाओं को भी दिया था, और यहाँ तक कि उनको भी दिया था, पुरुषों को भी दिया था, और जो शिक्षित लोग होंगे समाज में उनको 5 मत देने का निर्णय लिया था। ओके, याद रखिएगा। बेंथम के विचार में महिलाएं शामिल नहीं थी। उन्होंने महिलाओं को खराब बताया है। क्यों बताया है? क्योंकि उन्होंने कहा है अगर महिलाएं शासन करेंगी तो महिलाएं अपने बच्चों के बारे में सोचेंगी। महिलाएं जब अपने बच्चों के बारे में, सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचेंगी, सिर्फ अपना भला चाहेंगे। ओके, इसीलिए उन्होंने महिलाओं को नहीं रखा था। चलिए, बोसांग के अनुसार मिल का व्यक्तिवाद अनालोचित व्यक्तिवाद है, जो अनालोचित समूहवाद की ओर झुकाव की प्रकृति रखता है, अनक्रिटिकल। इस चीज को समझ लीजिएगा सिर्फ एक पॉइंट में कि इन लोगों ने आलोचना क्यों की और क्या कारण था। क्योंकि मिल ने बता तो दिया था कि ये रास्ता है कि हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं, महिलाओं को समानता दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ये चीज नहीं बताई थी कि भाई कैसे क्या किया जाए। जब भाई जैसे आपने कोई विचार दिया, आपने सलाह दी कि काम को करना चाहिए, लेकिन आपने काम किया नहीं। आपको जब आपके पास आइडिया आए तो उसके वो एक प्रोसेस भी आपको पता होनी चाहिए, तभी आपके विचार सक्सेस होते हैं। लेकिन मिल ने अपनी स्वतंत्रता का विचार तो दिया, लेकिन उसके स्टेप एवं उसके प्रोसेस नहीं बता पाए, इसीलिए उनकी आलोचना की जाती है। ओके, क्लियर? करिश्मा, बेंथम, सॉरी करिश्मा, साक्षी, बेंथम भी आ गए क्लास में, है ना। चलिए, जोया, पंकज, पूजा, गुड्डू, क्लियर है यहाँ तक? चलिए, ओके। अब आता है लोकतंत्र का विचार। देख रहा, बेंथम को पढ़ रहे थे और क्लास में भी बेंथम को बिठा दिया। चलिए, लोकतंत्र का विचार परिचर्चात्मक लोकतंत्र भी कहा जाता है, मतलब एक डेलिब्रेट। ओके, मिलके लोकतंत्र का विचार संसदीय एवं प्रतिनिधिवादी लोकतंत्र है, इसे आजकल परिचर्चात्मक मिल कहते हैं। जब हम लोग विचार विमर्श करेंगे, परिचर्चा चर्चा करेंगे, तब हम लोग अच्छा डिसीजन ले पाएंगे। इसीलिए उन्होंने सभी लोगों को शामिल कर परिचर्चात्मक लोकतंत्र का मतलब लोकतंत्र के एक विचार को परिचर्चात्मक कहा, जिसमें सभी लोग शामिल होंगे और सभी लोग चर्चा करेंगे, जिसमें महिलाएं भी शामिल होंगी। याद रखिए, वह रूसो का प्रत्यक्ष लोकतंत्र की मान्यता का समर्थक नहीं है। उसने बेंथम की एक व्यक्ति एक मत की मान्यता को अस्वीकार किया है। एक व्यक्ति एक मत की जगह उन्होंने मना कर दिया था। मिल ने कहा था कि जो शिक्षित व्यक्ति है, एजुकेटेड पर्सन है, उनको हम 5 मत 5 वोट देने का अधिकार दिया था। ओके, और रूसो का प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या था कि सारे व्यक्ति आएंगे, जिसमें अनपढ़ भी होगा, पढ़े लिखे भी होंगे, लेकिन मिल ने यहाँ कहा, क्या कहा कि जो एजुकेटेड पर्सन होंगे, जो शिक्षित होंगे, वही लोग मतलब परिचर्चा चर्चा में भाग लेंगे, तो वो लोग अच्छा सोचेंगे, और उन्हीं लोगों को उन्होंने 5 वोट देने का अधिकार दिया है, बाकी लोगों को एक एक वोट देने का, क्योंकि उन्होंने कहा जो शिक्षित लोग होंगे वो अच्छे से समाज की चीजें समझ सकते हैं। ओके, सभी शामिल थे। यस, रूसो के में सभी शामिल थे। रूसो की जो जनरल विल मैंने आपको पढ़ाई थी, उसमें सभी लोग शामिल थे। ओके, उसने बहुल मतदान का समर्थन किया, जिसका अभिप्राय है कि शिक्षित एवं संपत्तिशाली व्यक्तियों को एक से अधिक मत। ओके, याद रखिएगा। उसने लोकतंत्र की शिक्षा प्रणाली एवं जीवन शैली के रूप में चित्रित किया, मतलब जो शिक्षित लोग होंगे वही शासन करेंगे। ओके, इसलिए मैकफेरसन ने मिल के लोकतंत्र को उदारवादी लोकतंत्र के विकासात्मक मॉडल में रखा। विकासात्मक मतलब जो शिक्षित लोगों में विकास की बात करेंगे, डेवलपमेंट मॉडल। ओके, उनके मतदान को एक कर्तव्य कहा। वेपर ने
जो मिल है, मिल के मतदान को एक कर्तव्य कहा। तो भाई जो शिक्षित व्यक्ति हैं उनकी एक ड्यूटी है कि वो लोग अपने विकास के लिए 5 मतदान करें और वो लोग मत ज़रूर करें। ओके? व्यक्ति को मतदान करते समय न्यायाधीश की भांति कार्य करना होगा, क्योंकि उसे पता है कि अगले जो भी समय कार्यकाल रहेगा तो उसमें किस व्यक्ति को चुनना है, कैसे चुनना है, किस प्रकार। ओके, क्लियर? ये चीज याद रखिएगा। अब अगला आता है अनैच्छिक लोकतंत्रवादी। वेपन ने मिल को अनैच्छिक लोकतंत्रवादी भी कहा, जिसके कारण बताए उन्होंने। वह व्यक्ति को समान मतदान का समर्थन नहीं, क्योंकि उन्होंने सभी व्यक्तियों के लिए समानता तो की नहीं कि शिक्षित अलग, अशिक्षित अलग। अगर लोकतंत्र देना था तो सबको समानता देते, राइट? इसीलिए उन्होंने अनैच्छिक बोला कि भाई लोकतंत्र तो देना चाहते थे लेकिन उनकी इच्छा नहीं थी कभी कभी, है ना? तो अनिच्छुक कहा गया क्योंकि उन्होंने शिक्षित लोगों को क्या दिया, 5 मतदान, और अशिक्षित को ओनली 1। जो है रिपीट क्या करना है, कौन सा पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है? जैसा न्यायाधीश अपना न्याय देने के लिए एक भूमिका निभाता है, वैसा ही मतदान करते समय एक व्यक्ति को अपनी भूमिका निभानी है कि हम एक सही व्यक्ति को चुने, है ना? और ये मतदान की न्यायाधीश की भूमिका कोई भी व्यक्ति हो, चाहे शिक्षित हो चाहे अशिक्षित हो, वो अपने मतदान की भूमिका अच्छे से निभाए, है ना? चलो, अगला पॉइंट उन्होंने बताया व्यापार ने कि उसने यह स्पष्ट रूप से प्रतिपादित कर दिया था कि लोकतंत्र शासन प्रणाली दुनिया के सभी समाजों के लिए उपयुक्त नहीं है। अर्थात उन्होंने इसका मतलब ये कि जहां शिक्षित लोग नहीं होंगे उनके लिए लोकतंत्र प्रणाली खराब है। कहने का तो मतलब यही हुआ ना। देखिए, लॉक ने अगर 5 मतदान दिए हैं शिक्षित को और अशिक्षित को 1 दिया है, और शिक्षित को समाज में एक अच्छा तवज्जो दिया है लेकिन अशिक्षित को नहीं दिया, तो लॉक का कहीं ना कहीं मतलब ये भी तो निकल रहा है कि हो सकता है वो लोकतंत्र शासन प्रणाली को दुनिया के सभी समाजों के लिए बेहतर ना मानते हो, है ना? जहाँ शिक्षित लोग नहीं है, क्या वहाँ लोकतंत्र नहीं चल सकता है? चल सकता है ना? तो इसीलिए उनको अनिच्छुक कहा है। इसलिए लॉर्ड लूथिया ने मिल के विचार को इस प्रकार रूप से व्यक्त किया है कि लोकतंत्र उपहार नहीं जिसे दिया जा सके, बल्कि लोकतंत्र एक आदत है जिसका निर्माण किया जाता है। लोकतंत्र ऐसे कुलीन लोगों का निर्माण करता है जो जीवन से लेने की बजाय जीवन को ज्यादा है। वो कहते हैं लॉर्ड लूथिया मिल के बारे में कि भाई लोकतंत्र को वो कहते हैं कि एक उपहार नहीं है, एक ये आदत है। आदत कैसी, जैसे आपके अंदर एक अच्छी आदत हो जाती है कि हम दान ज्यादा करेंगे, तो आपका मतलब ये होता है दान करने का कि हमने जीवन से लिया कम और दिया ज्यादा, कि हमारी इस जीवन में क्या भूमिका है उसको हमने निभाया है, और कैसे निभाना है ये आपको पता है, राइट? कि आप शिक्षित हो जाएंगे तो आप अपने एक दीपक की रोशनी चारों तरफ फैलाएंगे, राइट? जिससे कि समाज में भला हो, कल्याण हो। यही आपकी भूमिका होती है। ये चीजें आप लोग थोड़ा पढ़ लीजिए और जो भी आपको समझ में ना आए उसे हमें बताइएगा। ओके, सच्चा लोकतंत्र बनाम झूठा लोकतंत्र, इसको भी आप बताइएगा, राइट? मिल्की उपयोगितावादी, इन सब के बारे में आप लोग पढ़ के आएंगे। ओके, चल, तो मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी समय। ओके, थैंक यू फॉर टुडे सेशन वाच एंड मोस्ट वेलकम। अब जो भी टॉपिक रह जाएंगे आपको नहीं आएंगे समझ में, वो हम कल की क्लास में चर्चा करेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू, मिलते हैं कल।